हेलो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स पे एक ऐसा वन शॉट जो आपके जेई हो या नीट हो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाएगा। अगले 20 मिनटों में मैं वेव ऑप्टिक्स की पूरी कहानी आपको बहुत जबरदस्त सरल शब्दों में सिखाऊंगा। तो बिफोर वी गो अहेड, पेन पेपर लेके बैठो और हर चीज को नोट डाउन करो। मोर ओवर आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय मेरे बच्चों सब्सक्राइब करने का। आइए, जब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की तो आखिर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिर क्यों जेई और नीट इसको इतना पसंद करते हैं। ऑब्वियस रीजन से मेरे बच्चे, एक ऐसा टॉपिक जिस पर 6 मेजर बुलेट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम इन 6 बुलेट पॉइंट्स को डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। हम बात करेंगे हर चीज की, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोर ओवर व्हेन वी गो अहेड, जब हम बात करते हैं हर पॉइंट की डिटेलिंग की तो देखो मजा आएगा। वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या हमें आना चाहिए। बेटा मान लो यू हैव 2 सोर्सेस, एक सोर्स y1 है जिसका एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1 है। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1। मान लो किसी एक पॉइंट पर हमें चेक करना है कि 2 वेव्स कैसे इंटरफेयर कर रही हैं। आपका सोर्स S1 है जहां से एक वेव आती है, वेव आकर के इस तक पहुंचती है, ये दूरी मान लो x1 है। सिमिलरली देयर इज अ सोर्स S2 जहां से एक और वेव आ रही है और ये वेव की ये दूरी क्या है मेरे बच्चों, x2 है। तो इस P पॉइंट का S1 से दूरी x1 है और S2 से दूरी x2 है। ठीक है भाई, तो हमारे पास 2 एम्पलीट्यूड्स मिल जाएंगे वेव के, एक y1 और एक y2। y1 और y2 के जो दोनों एम्पलीट्यूड्स हैं वो जानबूझ के अलग लिए गए हैं। फॉर सिंप्लिसिटी दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं, इसका मतलब उनका ओमेगा सेम लिया गया है, ध्यान देने की बात है। मोर ओवर हम सिंप्लिसिटी, क्योंकि सब कुछ सिंप्लिसिटी वाला खेल खेलना है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड कोहेरेंट वेव्स की रिक्वायरमेंट है। कमेंट में बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंट वेव। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिनोमेना उसके लिए आते हैं और आपको आता होगा। कमेंट करो, अगर नहीं आता है तो मैं कमेंट करके उसे पिन में सबसे ऊपर कर दूंगा। मोर ओवर ध्यान दीजिए बेटा, इस पूरे को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इस पूरे को? आर्ग्यूमेंट या फेज कहते हैं इन दोनों को। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फेज डिफरेंस, दैट इज डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? हो जाएगा दिस माइनस दिस, या ऊपर वाला नीचे से माइनस कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप माइनस करते हैं तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? के x2 माइनस x1। वो x1 माइनस x2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कौन बड़ा है, वो आप अपनी बुद्धि से लगाओगे, समझोगे। तो व्हाट इज डेल्टा फाई, जिसको हम जनरली केवल फाई बोलेंगे आगे से, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट किया था ना कि डेल्टा फाई से। वो हो गया के x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा x। मेरे बच्चों डेल्टा x कहलाता है पाथ डिफरेंस। क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ऐसा क्यों। तो सर इस पर्टिकुलर चीज में हमें सीखने के लिए क्या मिला? हमें मिला कि 2 वेव जो इंटरफेयर कर रही हैं उनका जो फेज डिफरेंस है। सर जी ये फेज डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे बच्चे, इस पूरे चैप्टर का जो नींव है वो फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस का जो कनेक्शन है ज्योमेट्री में वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है k, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर। वो हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। मेरे बच्चे इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, क्या इतनी खास बात क्या है? वाई आर यू मरे क्यों जा रहे हो फेज डिफरेंस के लिए? समझाता हूं रीजन। फेज डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? क्योंकि अगर आपने क्लास 12th में हल्की फुल्की पढ़ाई करी है तो आपने फील किया होगा कि चाहे वो इंटरफेरेंस फिनोमेना हो, चाहे वो YDSC हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, कहानी का हीरो है वहां पर आने वाली इंटेंसिटी। क्या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जहां इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाती है, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जहां पर डेंसिटी या इंटेंसिटी मिनिमाइज हो जाती है? तो वो कहानी का हीरो फेज डिफरेंस क्यों बन जाता है उसको समझेंगे हम थोड़े समय बाद। ये डायग्राम है, ये फॉर्मूला है, इसे याद करिए, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए ये x2 और x1 जो है ना, बड़े इंपॉर्टेंट फंडे हो गए। ये x2 और ये x1 डिफाइन करेंगे पाथ डिफरेंस, एंड वंस यू हैव पाथ डिफरेंस यू विल हैव फेज डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब क्यों रिक्वायरमेंट है, इतना जरूरी क्यों है फेज डिफरेंस? क्योंकि आपने रिसेंटली सुना होगा, अगर दो इक्वेशंस हैं, एक सोर्स है साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और मेरे बच्चे दूसरा सोर्स मान लेते हैं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, डिस्टर्बेंस किसी एक पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने सुना है, हमने याद रखा है कि जो ए नेट आता है, जो नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस आता है, उसका फॉर्मूला है ए नेट का स्क्वायर इज a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। यही वो फेज डिफरेंस है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और एक पॉइंट पर जब आपको मिल जाता है एम्पलीट्यूड, तो आखिर एम्पलीट्यूड से क्या होने वाला है? होने ये वाला है, जो हमने सीखना है कि बेटा किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। किसके होती है बेटा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है जो आई नेट होगा वो हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनल है तो हम उसे कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं कि भाई कांस्टेंट क्या हो गया, लेट्स से मैंने कहा एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड की कहानी है। अब अगर हम ध्यान दें तो ए नेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा आई नेट का स्क्वायर अपॉन के, मैं लिख देता हूं, आई नेट इज इक्वल टू के ए नेट का स्क्वायर। आई वन क्या हो जाएगा बच्चे? के ए वन का स्क्वायर। आई टू क्या हो जाएगा बच्चे? के ए टू का स्क्वायर। अब आप यहां से ए नेट ए वन ए टू उठा करके ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए तो एक जोरदार फॉर्मूला बनता है, एक बहुत ही जोरदार क्लासिकल फॉर्मूला विच सेज आई नेट इज नथिंग बट आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू मेरे बच्चे, और साथ में कॉस फाई। अब ये कॉस फाई डिफाइन करेगा बहुत कुछ, ये डिफाइन करेगा क्योंकि कॉस फाई डिफाइन करेगा कि किसी एक पॉइंट पर एम्पलीट्यूड की वजह से बनने वाली इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे छाप लीजिए, इसे याद कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज कोई भी पॉइंट पर दिक्कत हो यू कैन ऑलवेज कमेंट कि सर ये पॉइंट और डिटेल में समझा दीजिए, मैं एक छोटा सा कमेंट बना करके आपके लिए रेडी रख दूंगा। अब आप समझो किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज बन रही है या मिनिमा डार्क फ्रिंज बन रही है, उसकी कहानी क्या होगी? उसकी कहानी होगी सिंपल सी कि व्हाट इज हैपनिंग टू आई नॉट। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अभी आपने सीखा कि आई नेट का फॉर्मूला है आई वन प्लस आई टू 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई। अब समझो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम CI से डिनोट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जो आई नेट होगा वो आई मैक्सिमम होगा। और आई मैक्सिमम कब होगा? जब cos फाई की वैल्यू +1 आएगी। cos फाई की वैल्यू +1 कब आएगी? जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या डॉट डॉट या सिंपली 2n पाई हो। सिंपल है ना? 2n पाई हो, 0 पे, 360 पे, 772, 720 पे एंड सो ऑन। यहां पर n स्टैंडर्डाइज करिए, ये 0 1 2 डॉट 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 है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई कि फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, और फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x बराबर 2n पाई। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस जो बनाता है वो होता है n लैम्डा। ध्यान देना और इसे याद रखना, n लैम्डा मतलब है कि अगर डेल्टा x, अगर मेरे बच्चों डेल्टा x की वैल्यू n 0 रखो, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, डॉट 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 हो, तो 0 पर भी मैक्सिमा आएगा, लैम्डा पर भी मैक्सिमा आएगा, 2 लैम्डा पर भी मैक्सिमा आएगा। 0 पे जिस मैक्सिमा जो आता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, याद रखना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव की कहानी।
अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समझो ध्यान से कैसे आएगा। डिस्ट्रक्टिव देखते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव यानी DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो आई नेट है वो आई नेट जो है वो क्या है, वो आई मिनिमम है। और आई मिनिमम कब होगा, जब cos phi 0 होगा। रॉन्ग, cos phi 0 पे मिनिमम नहीं आता मेरे बच्चे, बेसिकली तब आता है जब cos phi की वैल्यू क्या हो जाए, cos phi की वैल्यू हो जाए -1, यानी phi की वैल्यू हो जाए पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, डॉट 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 हो जाए, तो इस समय आएगा मिनिमम। यानी कि कब होगा बेटा, देखो 2n+1 पाई पर आपका फाई जब 2n+1 पाई है, ऑड पाई है, तो होता है मिनिमा। और अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स को लगा दें तो 2n+1 पाई, पाई ने पाई को मार दिया, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया मेरे बच्चे डिस्ट्रक्टिव के लिए, यह आ गया 2n+1 लैम्डा बाय 2, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो लैम्डा बाय 2 हो, या 3 लैम्डा बाय 2 हो, या 5 लैम्डा बाय 2 हो, या डॉट 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 हो, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रहेगा तो मिनिमा आएगा। एंड दिस प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी इन कमिंग टाइम, जो भी आगे कहानियां होंगी वो इन दो फॉर्मुलेस पर होंगी। रादर इन दोनों, क्या मैं बोलूं, इन दोनों फॉर्मुलेस को भी याद रखिए ना बेटा, क्योंकि अगर आपको फेस के बारे में पता रहेगा तो आपको मजे रहेंगे, आपके अच्छी बात रहेगी, आपके लिए आसान रहेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब आप प्रश्न करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर आपको यहाँ तक मजा आया है तो अब कम से कम लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो कि सर मजा आ रहा है और ऐसी सीरीज आती रहनी चाहिए। पूरे चैप्टर्स की सीरीज बना डालूंगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहानी बड़ी सिंपल है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, होता हलवा है, बस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है इसका, कंस्ट्रक्टिव आ गया, डिस्ट्रक्टिव आ गया, इसको मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आपसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हम इतना पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा सर इतने से क्वेश्चन से काम चल जाता है, मेजरली इससे काम चल जाता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, जैसे कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ने चाहिए। बेटा मान लो दो ऐसी सोर्स हैं, मान लो दो ऐसे सोर्स हैं, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, जिनकी इंटेंसिटी दोनों की बराबर है, इक्वल इंटेंसिटी। ऐसा एग्जांपल आता है बेटा, स्टैंडर्ड YDSC में ये चीज पढ़ाई जाती है। तो बेटा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंटर मतलब एकदम सेंटर पे आने वाला, जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस कितना होता है बच्चे, 0। ये पाथ डिफरेंस हो गया 0 क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इसके एकदम मिडवे में। तो बेटा ये हमें याद रखना है रिजल्ट कि जो I किसी भी पॉइंट पर आता है वो होता है, अगर ये दोनों I0 हैं तो ये होता है 4I0 cos स्क्वायर phi बाय 2। इस पर बनते हैं जोरदार प्रश्न, जोरदार प्रश्न। और अगर तुम थोड़ा फील कर पाओ, जहां फेज डिफरेंस 0 है ना, जहां मैक्सिमा होगा वहां I की वैल्यू आ जाएगी 4I0, और जहां मिनिमा हो जाएगा ना बेटा, वहां I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हमने कहा सर ये क्या हो गया, यूज किया आपने I0 और मैक्सिमम मिल गया 4I0, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। वायलेट नहीं कर रहा है बच्चे, इंटरफेरेंस स्टिल इट विल ऑलवेज हैव टू फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कहीं से आ नहीं रही है बेटा, केवल रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसलिए कुछ जगहों पर एनर्जी गायब हो गई है, इंटेंसिटी गायब हो गई है इसीलिए, और कुछ जगहों पर वही एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के मैक्सिमाइज हो गई है। तो याद रखिए, इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, ये सारे के सारे इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, इसे छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट समझिए बेटा। I मैक्सिमा की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया था, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi 1 है। तो बेटा ये हो जाता है, ध्यान दीजिए, होता है √I1 + √I2 का स्क्वायर, ये I मैक्सिमा होता है। I मिनिमा क्या हो गया बच्चे, ये हो गया √I1 - √I2 का स्क्वायर। ये दोनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट बहुत हैं, काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर ये याद रख लोगे तो दिक्कत कभी होगी नहीं। फिर आगे बात करते हैं बेटा, जब ये दोनों पढ़ लिया आपने तो कई बात I एवरेज आ जाता है। I एवरेज का फॉर्मूला क्या है, I एवरेज का फॉर्मूला सिंपली I मैक्सिमा + I मिनिमा बाय 2 है।
क्या बच्चे, आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा बाय 2 है। अगर तुम खुद निकालो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा को तो क्या हो जाएगा बेटा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, i1 प्लस i2 माइनस 2 अंडर रूट i1 i2, तो 2i1 प्लस 2i2 डिवाइड बाय 2 यानी सिंपली i1 प्लस i2 स्टार स्टार स्टार। कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट्स। कौन कौन से सर, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा और भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए समझिए ध्यान से, हमेशा याद रखिए क्या सर कि जो आई है वो प्रोपोर्शनल टू ए है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। काफी काम आता है, कई बार क्वेश्चन इस वाले पॉइंट सर ही हो जाते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हट गया हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जोरदार YDSC। परेशान मत हो, YDSC इज लाइक हलवा, एकदम हलवा है, समझोगे तो मजा आएगा। मैं डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जाऊंगा बट समझाऊंगा मस्त तरीके से, ध्यान दीजिएगा कैसे। हम यहां पर एक सोर्स लेते हैं और याद रखिएगा हमने जो स्टैंडर्ड YDSC पढ़ा है उसमें सोर्स S1 और S2 से सिमेट्रिकल रखा जाता है, यानी ये S1 ये है, S2 ये है, तो सिमेट्रिकल का मतलब है ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और मेरे बच्चे ये दूरी बराबर है। कई बार लाइक एग्जांपल दूं, 2024 में ही जनवरी में एक ऐसा प्रश्न आया था जहां S1 और S2 से जो सोर्स था वो इक्वल दूरी पे नहीं था। तो प्रश्न कैसे करोगे सर, फॉर्मूला याद कर लिया है उससे करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। आपको समझना होगा ये इक्वल दूरी होने की वजह से जो आपका यहां पर पाथ डिफरेंस है, जिसको हम इनिशियल पाथ डिफरेंस कहते हैं, इनिशियल डेल्टा x यहां पर 0 रहता है। बट जरूरी नहीं है कि इनिशियल डेल्टा x हमेशा 0 रहे, कई बार कुछ अलग भी हो सकता है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ याद रखिए इस दूरी को हम d बोलते हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी को हम छोटा d बोलते हैं। और इससे थोड़ी दूर पर हम एक स्क्रीन लेते हैं, स्क्रीन जो कि स्क्रीन की दूरी हम यूज करते हैं कैपिटल D से। एक और बात याद रखिए, हम जो समझते हैं कि उनकी स्लिट्स जो है वो इक्वल साइज की हैं, अगर इक्वल साइज की नहीं होंगी तो इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएंगी, जिनकी कहानी आप जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड इज डायरेक्ट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। मोरओवर ध्यान सुनिएगा, जब हमें किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट तो सेंटर पे हो गया, एकदम सेंटर पे होने की वजह से इस पर पाथ डिफरेंस इस केस में होगा 0 और पाथ डिफरेंस 0 होने पर मैक्सिमा आएगा और उस मैक्सिमा को हमने नाम दिया है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। यहां पर आप देखेंगे तो एक ब्राइट सी फ्रिंज आपको मिल जाएगी, ब्राइट सी फ्रिंज, ये होगी ब्राइट, तो मैं इसको कलर कर देता हूं, ये ब्राइट है हमारा। इसके बाद देयर विल बी डार्क फ्रिंज, यानी कोई लाइट नहीं आएगी, फिर ब्राइट एंड सो ऑन, ऐसा होता रहेगा। बहुत सिंपल है, ये आपने देखे देखे से लग रहे होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझिए ध्यान से, कुछ और फील कीजिए। अगर ये स्टैंडर्ड YDSC है तो यहां पर इंटेंसिटी होगी I0, सॉरी 4I0, यहां पर होगी 4I0 और इसके सेंटर पर जाएगी 0, फिर होगी 4I0, तो कहीं ना कहीं 3I0 भी होगी, 2I0 भी होगी और I0 भी होगी। याद रखिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा ऊपर भी होता है और फर्स्ट मिनिमा नीचे भी होता है, फिर आता है फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आता है फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहानी छाप लीजिए। इस कहानी का जो हीरो है वो कहानी का है डेरिवेशन, आगे हम बात करेंगे। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर गया, अगर मैं किसी एक पॉइंट पे गया, सुंदर सा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर चला गया, इस पॉइंट P पर, जो कि यहां से यहां तक जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं y है, कितनी है y। अब इस y पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम जानना चाहेंगे हमेशा। तो हमने कहा भाई देखो यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो देखो दो रास्ते हैं, कौन बड़ा है, S1P या S2P? ऑब्वियसली S2P बड़ा है, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x वो हो जाएगा S2P माइनस S1P। कई बार ये पाथ डिफरेंस बहुत आराम से आप निकाल पाएंगे ज्योमेट्री के हिसाब से, और उससे भी आसान निकाल पाएंगे जब आपके पास कुछ सिंपल कंडीशंस होंगी, जैसे कि पहली कंडीशन केस 1,
याद रखना है। अगर डी बहुत छोटा हो कैपिटल डी से, जो बिटवीन द स्लिट्स की डिस्टेंस है बहुत छोटी हो कैपिटल डी से, तो याद रखना जो पाथ डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है डी साइन थीटा। अब सर ये थीटा क्या है, ये थीटा थीटा क्या है, ये थीटा थीटा, तो थीटा है ये एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, ये आपका थीटा है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट ये आपका थीटा है। और अगर ये कंडीशन है तो साइन थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय डी। केवल तब जब डी की वैल्यू बहुत छोटी हो, ध्यान देना। तो अगर हम फील कर पाए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई डी वाई बाय कैपिटल डी। और अगर मैक्सिमा है तो डेल्टा एक्स कितना होगा, एन लैम्डा। तो y फॉर मैक्सिमा कितना आ गया बेटा, एन लैम्डा बड़का डी बाय छोटका डी, डब्बा जी, सर जी डब्बा हो गया, यस। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, अगर ऐसा ना हो, अगर क्या ऐसा ना हो कि साइन थीटा नॉट थीटा के बराबर, तब क्या करोगे, तब आएगा केस टू। केस टू में क्या करेंगे, ध्यान देना, बहुत ही ऐसा केस है जब जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। केस टू में अगर थीटा, इफ थीटा इज नॉट स्मॉल, तो आप निकालेंगे पहले साइन थीटा, क्या निकालेंगे, साइन थीटा, फिर साइन थीटा से निकालेंगे टैन थीटा, वो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से आता है, फिर निकालेंगे वाई बाय डी, फिर उसको डेल्टा एक्स से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रश्नों पे आएंगे तो आपको इस पर मजा जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। मैक्सिमा की कंडीशन ये आ गई तो मिनिमा की कंडीशन कितनी हो जाएगी, जब डेल्टा एक्स था एन लैम्डा तो मैक्सिमा था। मिनिमा निकालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दो मैक्सिमा के बीच में आता है, लेकिन लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2n+1 लैम्डा बाय 2 डी बाय डी। ये दोनों फॉर्मूले आप छाप लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाईडीएससी है। वाईडीएससी में जो ये फ्रिंजेस बन रही है ना, फ्रिंजेस, इनके बारे में बात करते हैं, इन्हें हम फ्रिंज कहते हैं बेटा, फ्रिंज। बेस्ट पार्ट क्या है कि हर फ्रिंज चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, डार्क तो पूरी डार्क और ब्राइट तो पूरी ब्राइट 4i0 रहती है, और फिर इस पर हमें न्यूमेरिकल समझना होगा, देखना होगा। आइए फ्रिंज के बारे में बात करते हैं। तो जब हम फ्रिंज के बारे में बात करते हैं तो फ्रिंज की विड्थ को, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, फ्रिंज की विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से। किसे करते हैं बेटा, बीटा। तो ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है वो बीटा है, और इस बीटा का फॉर्मूला वैसे तो बच्चे को याद होगा, वो होता है लैम्डा डी बाय छोटू डी। बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, लैम्डा डी बाय छोटू डी, और सारे बीटा बराबर हैं वाईडीएससी में। लैम्डा डी बाय छोटू डी इज बीटा, याद रखिए। एक होता है बीटा और एक होता है एंगुलर विड्थ। क्या होती है, एंगुलर विड्थ। मैं बीटा को ऊपर लिख देता हूँ। बीटा कितना होता है बेटा, लैम्डा डी बाय छोटू डी। और अगर हम दोनों स्लिट्स के बीच में बैठ जाएं, कहाँ बैठ जाएं, दोनों स्लिट्स के बीच में बैठ जाएं, यहां पर कहीं, और यहां से देखें, यहां से अगर देखेंगे आप तो बेटा मेरे बच्चे क्या मिलेगा आपको, एक एंगुलर पोजीशन मिलती है। ये जो ये एंगुलर विड्थ होती है, फाई नहीं बोलते इसको, कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे बच्चों को, थीटा। तो जो एंगुलर विड्थ होती है वो होती है बीटा बाय कैपिटल डी या सिंपली लैम्डा बाय छोटू डी। छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत आएगा ये, इसके बिना काम चलता नहीं है। ठीक है, अब कुछ बातें समझिए। कई बार वेरिएशन आते हैं तो हमें कहा नोट्स लिख लो, नोट्स। हमने कहा देखो सर, हमें दोनों फॉर्मूले आते हैं, लैम्डा डी बाय डी भी आता है और लैम्डा बाय डी आता है। अब इसमें पहला केस, इफ सेटअप इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो बीटा के साथ क्या होगा समझो। नॉर्मली म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है। आप जानते हो कि जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। कॉचीज फॉर्मूला a प्लस बी लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4 एंड सो ऑन। तो अगर म्यू बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, और जब लैम्डा घटेगा तो बीटा भी आपका घट जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अब यहां सुनो ध्यान से, अगर जो स्लिट के बीच की दूरी है d, उसे आप बढ़ा दीजिए तो फिर से बीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब बीटा उल्टा कर दिया मैंने,
सही तो लिखा। बीटा डी बढ़ाएंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बीटा की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें फ्रिंज विड्थ बहुत छोटी छोटी शायद दिखाई भी ना दें, इसलिए हम डी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मोर ओवर ध्यान दीजिए, अगर लैम्डा बढ़ा दिया जाए डायरेक्टली कि आप रेड लाइट यूज करेंगे और वायलेट लाइट यूज करेंगे, अब लैम्डा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भैया जी बीटा आपका बढ़ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप समझें कि अगर मैं डी को बढ़ाऊंगा तो बीटा बढ़ जाएगा, कौन, बीटा बढ़ेगा, लेकिन थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज योर फ्रिंज की कहानी। इतनी कहानी समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट एकदम जबरदस्त है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब शुरुआत करते हैं हम डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट की, इसमें बच्चा डर जाता है, उसे लगता है डिफ्रैक्शन तो बड़ा खतरनाक था सर, आंखें बाहर हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, कुछ मुश्किल से अगले 2 मिनटों में तुम डिफ्रैक्शन पूरा सीख जाओगे। क्या है जी, मान लीजिए आपके पास एक लौता स्लिट रहता है और इस स्लिट की विड्थ को मैं डिफाइन करूंगा आपका, लेट से आपकी स्लिट की लेंथ है a, विड्थ कितनी है a। अब बेटा समझना, जो इसका सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा आता है ना, वो काफी बड़ा आता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ और भी अंतर है कि इंटरफेरेंस ऑफ वाईडीएसी में क्या होता है बेटा, सारे फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहती है, सारे फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहती है और साथ साथ सारे फ्रिंजेस की ब्राइटनेस सेम रहती है। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप समझोगे डिफ्रैक्शन में तो बड़ा मजेदार कहानी आती है, कैसे, कुछ ऐसा होता है। तो डिफ्रैक्शन में यू गेट अ पीक, कुछ ऐसा गंदा सा बनाना पड़ेगा, सॉरी, ए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन, और सिमिलरली पहला, दूसरा एंड सो ऑन, ऐसे होता है। अंतर कुछ नहीं है, बस जो पहला है ना, पहला, सर जी पहला कौन, सर जी पहला ये और ये जो विड्थ होती है इसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, और ये ट्वाइस विड्थ का होता है बाकी सबसे, इतनी इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर इंटेंसिटी सबकी अलग अलग रहती है, मोर ओवर सबकी इंटेंसिटी अलग अलग रहती है। बट कुछ बातें समझना, बड़े सिंपल बातें हैं। अगर मैं कहता हूं यहां पर आपका कौन है, तो यहां पर आपका है फर्स्ट, यहां पर आपका है फर्स्ट मिनिमा है, बस। तो समझो, फर्स्ट मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन आएगी, फर्स्ट मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन आएगी, जिसको हम थीटा बोलते हैं, फर्स्ट मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन आएगी, उसका फॉर्मूला सिंपल है, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। ये एन लैम्डा से कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है। क्या है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। अगर मेरे बच्चे ये वैल्यू y हो, दैट इज दी ट्रांसलेशनल डिस्टेंस, और ये विड्थ d हो, तो क्योंकि थीटा इज स्मॉल, हमेशा थीटा स्मॉल रहेगा, क्योंकि हम जो वेवलेंथ यूज करेंगे बहुत छोटी यूज करेंगे नॉर्मली। तो अगर थीटा स्मॉल है, तो आप फील कर सकते हैं सर जी कि थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू वाई इंटू डी, थीटा इज इक्वल टू वाई इंटू डी। सर जी क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी ना, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो y अपॉन डी। तो क्या मैं y की वैल्यू बोल सकता हूं, आ गई थीटा इंटू डी, खेल खत्म। y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इंटू डी। थीटा हमेशा कहां से मेजर करेंगे, आपके सेंट्रल से। तो अगर हम सेकेंड मिनिमा पे पहुंच जाएं, ये तो थीटा 1 है, सेकेंड मिनिमा पे पहुंच जाएं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2, खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी आएगी, तो सर बहुत सिंपल है ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो 2y1 होगी, 2y1। और y1 कितना होगा, यहां देखो y1 होगा, y1 कितना होगा बेटा, y1 इज थीटा 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 थीटा 1 इंटू डी। और थीटा 1 कितना होगा, देखो ध्यान दो, इज इक्वल टू थीटा हो गया ना, तो कितना हो गया ये बेटा, ये हो गया आपका 2n लैम्डा बाय ए डी। n को रख दो 1, n को रख दो 1, तो आपको मिल गया 2 लैम्डा डी बाय ए। कई बच्चे बोले सर फॉर्मूला याद कर लो ना, अरे फॉर्मूला याद करके बैंड बच जाएगी, लिख के दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद नहीं करना है तो भैया जी हम जो बता रहे हैं वो समझिए आप, फॉर्मूला याद मत करिए, कॉन्सेप्ट याद करिए। सर जी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, खत्म,
केवल ये जो याद करने लायक चीज है जिसको आपको थोड़ा सा डेरिवेशन के तौर पे देखोगे तो ये मिल भी जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है बस कि साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना होने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। चलिए, देन कम्स आपका पोलराइजेशन, मैलस लॉ एंड ब्रूस्टर लॉ। बहुत सिंपल सिंपल लॉ है, ध्यान दीजिए। व्हाट आर पोलराइड्स? बहुत सिंपल होते हैं, छलनी है बाबा। क्या है जी? छलनी। तो पोलराइजेशन के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, समझिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ पोलराइड्स अवेलेबल हैं, देखिए एक पोलराइड ऐसे अवेलेबल है, एक और ले लीजिए ऐसे है, और इस पोलराइड के साथ थोड़ा खेल खेल देते हैं, इसको कर देते हैं रोटेट ऐसे, ठीक है भाई। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं, और इस बार इस पोलराइड को फिर से आ देते हैं ऐसे। अब समझिए, बस इतना समझना है आपको, खेल हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहला जो पोलराइड होता है भाई, उसकी एक्सिस मान लो ये है, तो इसकी एक्सिस कितनी हो गई? ये। और मेरे बच्चों इसकी एक्सिस कितनी हो गई? ये। अब फील करिए, मजा आएगा। जो पहले पोलराइड की एक्सिस वाली कहानी है, मैं काम करता हूं थोड़ा सा कलर कोडिंग यूज करता हूं। इस पोलराइड का कलर हम यूज करते हैं, एक्सिस का कलर हम यूज करते हैं येलो, और इस पोलराइड की एक्सिस का कलर हम यूज करते हैं ब्राउन, ठीक है। अब फील करिए, व्हाइट वाला वो है जिससे, जो कि सबसे पहली पोलराइड है, जिस पर हम पहली लाइट आएगी यहां से, आई नॉट इंटेंसिटी या आई नॉट से लाइट इससे आएगी। बाकी भूल जाओ पोलराइड्स क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। जो आपका मैलस लॉ है वो कहता क्या है वो समझो। अगर आई नॉट लाइट यहां आई तो ये हो जाएगी आई नॉट बाय 2, जिसको हम नाम देते हैं I1। क्या देते हैं नाम? I1। ये I1 कितना हो जाएगा? आई नॉट बाय 2। खत्म, सोचा नहीं। अब व्हाट इज I1? I1 तो आ गया। अब अगर हम I1 के बाद I2 की बात करें, व्हाट इज डू यू मीन बाय I2? कि भाई पहले के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो आप पूछोगे मुझसे कि भाई ये एंगलवा कितना है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो बाय मैलस लॉ इसके बाद जो इंटेंसिटी आने वाली है I2, वो आने वाली है I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 cos स्क्वायर थीटा, where theta is the angle between first and second, और हम थीटा 1 कर देते हैं इसको, थीटा 1, ठीक है। अब दूसरी देखो, हमारी ये येलो वाली कैसी थी? हमारी येलो वाली ए, हम यहां से कॉपी करते हैं इसको, येलो वाली को कॉपी करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे ए ऐसे, है ना भाई। तो अब ये एंगल कितना है? ये एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 2 है। तो जो I3 आएगा वो आएगा, I3 आएगा वो आएगा I2 का cos स्क्वायर थीटा 2। दिस इज योर सिंपलेस्ट मैलस लॉ। खत्म, इतना ही याद रखना है। और इस पर क्वेश्चन जेई ने 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे, मैं अभी आपको कराऊंगा अभी सारे क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, एक बार और रिवाइज करते हैं। पहले बाद इंटेंसिटी आई I0, पहले को पार किया हो गई आधी, खत्म। दूसरे को पार किया तो जो उसको पार करने से पहले इंटेंसिटी थी I0 यानी I1, विच इज नथिंग बट I0 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा 1, जो कि पहले और दूसरे की एक्सिस का एंगल है। फिर तीसरे में आओ तो वो I2 cos स्क्वायर थीटा 2, थीटा 2 दूसरे और तीसरे की एक्सिस का एंगल है। खत्म है ना भाई। तो अब आपको फील आ गया मैलस लॉ का, बहुत सिंपल था। ब्रूस्टर लॉ और ज्यादा ही बहुत ही इजी होता है पोलराइजेशन की कहानी में। मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, आपके पास एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। Once you have an incident ray, जब हम बात करते हैं मैलस लॉ की तो इसको हम एक अलग स्लाइड, सॉरी ब्रूस्टर लॉ की तो हम एक अलग स्लाइड में करते हैं, ठीक है बेटा। देख लीजिए, इसको छाप लीजिए फटाफट। चलिए भाई आइए, तो अब हम आते हैं ब्रूस्टर पे। सिंपल है, 2 मिनट और लगेंगे बस इसमें। ब्रूस्टर लॉ की, जब ब्रूस्टर लॉ की बात की गई तो इन्होंने एक जोरदार एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिस पर इन्होंने मस्त एक्सपेरिमेंट्स किए और एक बात को फाइनलाइज किया। क्या बात को फाइनलाइज किया? इन्होंने कहा मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ये मान लीजिए 1 मीडियम है, ये मान लीजिए मीडियम नंबर 2 है। अगर एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, बढ़िया है जी, इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे आई चलो ठीक है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, फलाना डिमका हो गया, आप जानते ही हैं। तो ये ऐसा हो गया। तो बेटा क्या होगा, यहां से दोनों चीजें होंगी, एक तो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन और एक हो जाएगा आपका
एक हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन। एक बड़ा जोरदार पॉइंट उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इसको आईपी कहा गया, कि जो लाइट आ रही है वो ऑब्वियसली अनपोलराइज्ड है। क्या बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी पर, ये भी आईपी हो गया, ध्यान देना, आईपी हो गया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हो जाती है प्लेन पोलराइज, यानी इसमें केवल एक डायरेक्शन में, आपके एक प्लेन में आपके डिस्टर्बेंस बचते हैं। तो ये हो गई कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, ये होगी कंप्लीटली। और ये पार्शियली होती है, हमें इससे मरना नहीं है, समझना नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तब जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये याद रखना है। अगर आप समझें तो इससे हम समझ में आता है कि tan IP की वैल्यू निकल आती है, और tan IP कितना आएगा समझिए, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा, फील करो, मजा आएगा। प्रूफ करना चाहोगे तो tan IP इक्वल टू म्यू आता है, लेकिन कैसे हो रहा है वो समझ लो बहुत सिंपल तरीके से। ये IP, ये 90, तो ये हो गया बेटा एंगल R। तो हमने कहा भाई IP प्लस R हो गया 90, क्योंकि बाकी 90 है बीच वाला, तो ये 90 हो गया, यानी R की वैल्यू हो गई 90 डिग्री माइनस IP। अब स्नेल लॉ लगा दो, साइन IP by sin R, which is R is 90 minus IP is equal to mu. Sin IP by cos IP कितना हो गया? tan IP बराबर म्यू। तो अगर आपको म्यू पता हो तो किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज हो जाएगी वो आप जान जाते हो। दैट इज सिंपल, दैट इज सटल, एंड देन यू हैव डन दिस। तो इसी के साथ थ्योरी पार्ट होता है कंप्लीट, और हमने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए, समझ लिए। थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन चुका है, और बस कुछ क्वेश्चंस करा करके मैं आपको बाकी क्वेश्चन अपने आप करने के लिए दूंगा। ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मस्त क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न जेईई 2024 का है YDAC के ऊपर। किसके ऊपर है भाई जी? YDAC के ऊपर है, डरना नहीं, मस्त क्वेश्चन होगा। मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ है, तो भैया लैम्डा मिल गया। लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। आप भी ट्राई कीजिए, सोचिए मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, यानी कि d की वैल्यू 1 × 10⁻³ मीटर हो गया, और इसको भी 5000 × 10⁻10 लिखते चलो। इज प्लेस्ड एट 1 मीटर अवे, यानी कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर हो गई फ्रॉम स्लिट। अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी आपको वो पॉइंट निकालना है जहां इंटेंसिटी आधी हो गई। सर बहुत सिंपल फॉर्मूला सिखाया आपने सिखाया, I का फॉर्मूला है 4I0 cos स्क्वायर φ/2। अब तुम सोचो, बच्चे की तो बैंड बज जाती है इस क्वेश्चन को देख करके, सर करेक्ट होगा कैसे? सब टेंशन लेने नहीं है, अगर आपने सिस्टम सही रखा है तो प्रोसेस सही निकालोगे, जब प्रोसेस सही निकालोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बकवास। फील करो, समझो लैम्डा बहुत छोटा है, d बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल D, यानी d बहुत छोटा है भाई साहब, यानी हमारा डेल्टा x हम जानते हैं d sin थीटा होगा, बस काम खत्म। अब d sin थीटा और वो भी d tan थीटा, यानी कि इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल D तक तो आ गया। अब डेल्टा x कितना है अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहां से समझो, यहां पर I इज हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम कितनी हो रही है? 4I0, तो 2I0 को इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर φ/2। सॉल्व कीजिए, 1/2 आ गया, cos स्क्वायर 1/2 आ गया, तो 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर φ/2, यानी cos φ की वैल्यू φ/2 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसका मतलब φ की वैल्यू आ गई 90 डिग्री या π/2। ठीक है ना? 45 आएगा, 90 आ जाएगा। वंस यू हैव φ क्या होता है? φ होता है k डेल्टा x।
के कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। पाई ने पाई को मार दिया, डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स देखो कितना आ गया बेटा, लैम्डा बाय 4। ये इंपॉर्टेंट है, यही तो निकालना था। एक बार डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाय 4 आ गई तो बस खेल खत्म, इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 रख दो। ठीक है, छाप लिया हो तो मैं इसे हटाऊंगा इतने पार्ट को। ठीक है, अब क्या हुआ कहानी में, कहानी में ये हुआ आगे कि भाई y निकालना है, तो y की वैल्यू आ गई लैम्डा d बाय 4d। रखो वैल्यू फटाफट, साथ साथ करो मेरे, 5000 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1 अपॉन 4, d कितना है बच्चे, d है 1, अरे तो बड़ा इजी हो गया, d की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -3। तो अब काटा काटी कर ले फटाफट, 10 की पावर -3 तो ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया -3 है, -10 तो -7 हो गया, -7 प्लस 3 हो गया तो 10 की पावर हो गया -4 तो हमारे पास। ठीक है, 10 की पावर -4 तो हमारे पास हो गया और आ गया साथ में 5/4, तो ये हो गया 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर्स। 10 की पावर -6 में देना है, बढ़ा ले उसको आगे, तो 125 इंटू 10 की पावर -6 मीटर्स। तो आई होप मेरे बच्चों का आंसर सही आया होगा। ये वैल्यू आ रही है 125। इजी है ना, इजी नहीं है, बच्चों को लगता है डिफिकल्ट, लेकिन प्रोसेस समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन कभी भी आप कर पाओगे, और ये वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन ऑफ ए ऑप्टिक्स है, बस और कुछ नहीं। आइए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये मस्त क्वेश्चन आता है, क्यों, समझो एक जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर सोर्स S1 है, यहां पे सोर्स S2 है, यहां सोर्स S1 है, यहां सोर्स S2 है। अब आपसे बोला गया बताओ भैया इस सोर्स से स्लिट S1 S2 दे रखे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो S1 S2 के बीच में, सच दैट डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट P। यानी कि यहां पर जो डेल्टा एक्स आए फॉर द फर्स्ट मिनिमम वैल्यू, तो डेल्टा एक्स मिनिमम कितना होता है डार्क फ्रिंज के लिए, लैम्डा बाय 2 हो जाए। अब ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, अब आपको लगाना है बस, तो पाथ डिफरेंस निकालो ना, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 निकाल दो बस। देखो पहले का पाथ क्या हुआ, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, हुआ कि नहीं हुआ, तो व्हाट इज पाथ 1, पाथ 1 SS1P जो पाथ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √d² का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ √d² प्लस d²। ठीक है, और दूसरा पाथ क्या है, SS2P जो कि ट्वाइस ऑफ d है। तो अब आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया बच्चे, डेल्टा एक्स हो गया SS1P माइनस SS2P, मैंने रास्ता लिखा है, 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल के कितना आ गया, ये आ गया 1 + 1 मत लिखो, अगले स्टेप में लिखेंगे, 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा बेटा √d² प्लस d², और यहां बचा केवल माइनस लगाना है, -d। अब देखो d बहुत छोटा है ना, क्योंकि मिनिमम जो वेवलेंथ है बहुत ही हल्की फुल्की यूज कर रखी है, d बहुत छोटा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लगाएंगे बाइनोमियल इक्वेशंस। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ d बाहर निकालेंगे, पूरे से d बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू बड़का d बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + d बाय कैपिटल D होल स्क्वायर की पावर 1/2 -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, कितना आ गया डेल्टा एक्स, यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 2d, ब्रैकेट खोलो फटाफट, 1 प्लस फिल करना है, d² कर दो, 1/2 d² बाय d² -1 + 1, 2 ने 2 को मारा, d ने d को मारा, डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स सुंदर, अति सुंदर डेल्टा एक्स आता है d² बाय कैपिटल D। कितना आता है, d² बाय कैपिटल D, जिसकी वैल्यू लैम्डा बाय 2 आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू लैम्डा बाय 2 आनी चाहिए। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी √d लैम्डा बाय 2, बस 2 ही तो है, √d लैम्डा बाय 2, d लैम्डा बाय 2 का √ आ गया और कुछ नहीं आ गया, ध्यान देने वाली बात है। अब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, रखते हैं वैल्यू फटाफट, कितना आ गया, d कितना है 0.2,
लैम्डा कितना बड़ा, 4000 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 2। 2 से 2 मार दो, 0.1 बचा है, ये 10 हो गया। 10 का 10 की पावर 5 -5 बाहर आ गया, ठीक है। और 400 का 20 बाहर आ गया, तो ये आ गया, ये कितना आ गया, 10 की पावर -5 इंटू 20 मीटर्स आया है। कितना है, मीटर्स। अब जरा देखो, यानी 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर्स, यानी कि 0.2 mm। तो आंसर 0.2 mm होना चाहिए। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो वैल्यू 0.2 की कितनी आ जाएगी, 0 mm। 0.2 लिख के आओगे तो गड़बड़ हो सकता है, बट राउंड ऑफ करके 0। इसमें थोड़ा खेल हो गया था, आपके एनटीए ने बाद में इसको सही किया। 2024 का जोरदार प्रश्न एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने था। ध्यान दीजिए आगे। अब ये क्वेश्चन है मजेदार, सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, मैं फिर भी करा देता हूं बिकॉज ये आना चाहिए आपको। देखिए, YDAC है, लाइट फ्रॉम 2 आइडेंटिकल सोर्स है, यानी I0 सुपर इंपोज करते हैं स्क्रीन पर। अब क्या हुआ, द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट्स इज दिस। पाथ डिफरेंस ये, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज कितनी है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, I बराबर 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। आपसे इंटेंसिटी बाय मैक्सिमम पूछा है, यानी I बाय 4I0 का रेशियो पूछा है। तो कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। अब क्या करे बेटा, डरना नहीं है, बकवास है। तो जी फाई क्या होता है, फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स कितना है, 7 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, कितना आ गया, 2 ने 2 को मार दिया, तो कितना आ गया, 7 पाई बाय 2। कितना आ गया बेटा, 7 पाई बाय 2 आ गया। अब पाई 5 बाय 2 करोगे कितना हो जाएगा, 5 बाय 2 आ जाएगा 7 पाई बाय 4। बाबा बाबा बाबा, बहुत बढ़िया। तो आइए कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 4 तुम्हारा आंसर है। तो ये आंखें बाहर हो गई, सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बकवास है यार। देखो कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया ना, देखो 8 पाई माइनस 1 पाई, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। अब कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 बाय 2। छी, मस्त क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई 2024 आपको आना चाहिए था, और नहीं भी आया तो अब तो कर लोगे। ऐसे प्रश्न कभी भी आए, ये गोल्डन फॉर्मूला यूज करो, मजा आ जाने वाला है भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गए आपके यंग्स डबल स्लिट के सारे क्वेश्चन। आइए एक ब्रूस्टर का क्वेश्चन देखते हैं, बीच वाले क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये अच्छा, हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, देखते हैं, थकने की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। 2 वेव्स हैं, इनकी इंटेंसिटी 1:9 है, क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, मतलब इंटरफेरेंस हो गया। आपसे बोला गया द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट व्हेन वेव्स आर इनकोहेरेंट इज I1 एंड व्हेन वेव्स आर कोहेरेंट इज I2। अब इनकोहेरेंट है तब I1 है, और अगर कोहेरेंट है तो I2 है, इनकोहेरेंट में तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। अब आपको दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, देखते हैं कितने लोग को ये क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। मेरे को डिफ्रैक्शन का प्रश्न कराना था आपके लिए, आपके सामने एक डिफ्रैक्शन का प्रश्न लेकर के आया हूं, ध्यान दीजिएगा। अ मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा मिल गया, 6000 एंगस्ट्रॉम है, बहुत छोटा है, काम हो गया हमारा। यानी कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा बराबर n लैम्डा बाय a हमारा मैक्सिमा की मिनिमा की पोजीशन देगा। सिंगल स्लिट की विड्थ दे रखी है 6000 इंटू 10 की पावर -10, ए दे रखा है 0.01 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। If the diffraction pattern is formed at the focus of the convex lens, अब ये मजेदार है, समझो। आपके पास एक स्लिट है, आपने इसके सामने लगाया एक कॉन्वेक्स लेंस, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला ना, वो इसके फोकस से मिला। इसके फोकस पे मिलने का मतलब है जो कैपिटल डी है वो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है।
द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ पूछ रहा है, तो y निकालना आता है, फिर 2y निकालना आ जाएगा, पहले y निकालेंगे फिर 2y निकालेंगे, इज इक्वल टू, याद है ना क्या होता है, इज इक्वल टू y बाय डी, थीटा इज इक्वल टू y बाय डी, तो y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई, फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो d लैम्डा बाय a, और हमें 2y निकालना है, तो कितना हो गया 2d लैम्डा बाय a, ये तुम्हारा आंसर है। सॉल्व करते हैं फटाफट, 2 d कितना है, d कितना हो गया, d इज निकाला ना, d कहीं तो नहीं खत्म, 20, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, लैम्डा कितना है 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और a कितना है, a है 10 की पावर माइनस 5, a कितना है 10 की पावर माइनस 5, आइए सॉल्व करते हैं फटाफट, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 ने 10 की पावर माइनस 5 को मार दिया, तो 10 की पावर माइनस 5 बच गई। अब देखो 1 2 3 4, यानी 10 की पावर माइनस 5 में से कौन बच गया, 10 की पावर माइनस 1 बच गया, ये 3 नमस्ते हो गए, ये 3 नमस्ते हो गए, कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 6 4 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कितना आ गया y इज इक्वल टू 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो 24 mm, ये डिफ्रैक्शन था। अब एक और ब्रूस्टर का भी क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए समय समाप्त कर देंगे, एक और जबरदस्त क्वेश्चन ब्रूस्टर का करते हैं, सीधे लास्ट में आते हैं। अब ध्यान देना, when a polarized sheet is rotated between two cross polarities, समझो, तो भैया क्या हुआ, हमारे पास एक पोलराइड यहां था और एक पोलराइड क्रॉस था, क्रॉस का मतलब है इसका एंगल कितना था बेटा, इसका एंगल कितना है, क्रॉस का मतलब है ये लेटा हुआ ऐसे, ये ऐसे, यानी अगर हम समझें क्रॉस का मतलब याद रखिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है भाई साहब, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, यानी इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 है। एक और पोलराइड शीट को यहां डाल दिया गया बीच में, यहां पर एक और पोलराइड शीट को डाल दिया गया बीच में, ऐसे ऐसे ले लेते हैं और इसका कुछ एंगल मान लेते हैं, ए ऐसे कुछ एंगल पे रख दिया गया, ठीक है बेटा। When a polarized sheet is rotated between two cross polarities, then the transmitted light intensity will be maximum for the rotation of what? तो एंगल पूछा है, एंगल किससे, इसके रोटेशन से, तो समझिए ध्यान रखिए, परेशान मत होइए। अब समझिए, अगर आप फील कर पा रहे हैं, इसका कलर दूसरा कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो इसको लेते हैं ऐसे, तो आपने कहा ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत थोड़ा है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है। अब मिनिमम मैक्सिमम देख लेंगे, परेशान क्या हो रहा है, देखो यहां आया आई नॉट, यहां हो गया आई नॉट बाई 2, यहां हो गया आई नॉट बाई, क्योंकि देखो इसके बाद जैसे ही जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही आपकी कहानी हो जाएगी गड़बड़, ये समझने की बात है। तो यहां पर जैसे ही आई नॉट बाई 2 हो गया, आई नॉट बाई 2 हो गया, तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और यहां क्या हो गया आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर फील करें तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया आई नॉट बाई 8 साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब मैक्सिमा चाहिए, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर 2 थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कैसे, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री भाबा, 45 डिग्री, ये आंसर हो गया। जोरदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर स्लाइड्स को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो बाकी क्वेश्चन बैलेंस्ड है वो कर डालना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है, लेकिन इसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स का हर प्रश्न कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, कई सारे कर दिए बिकॉज बहुत ज़्यादा थ्योरी चली गई थी, तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है, सर जी सारे क्वेश्चन का एक और वीडियो बना दो। कमेंट अगर 10 लोगों ने कर दिया कि सारे क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बनाओ, तो मैं उनको भी बना दूंगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए।
बट बिफोर गोइंग आई एम टेलिंग यू, हर रोज एक वीडियो आ रहा है. दिस वॉज द लॉन्गेस्ट वीडियो बिकॉज काफी कुछ पढ़ाना था, 6 पॉइंट देने थे. इससे सस्ते वीडियो होंगे, मतलब आधे घंटे के होंगे, तो परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़िए, फोड़ के आइए और हमारा और आपका नाम रोशन कीजिए. ऑल द बेस्ट. बिफोर गोइंग इसको सब्सक्राइब कर डालो, लंबी वीडियो है फिर भी शेयर करो क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई है मेरे बच्चों. ऑल द बेस्ट.